हेलो फ्रेंड्स। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में किस तारीख को और किस वर्ष में पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या ए बी सी है जिसमें ए 100वें स्थान पर, बी 10वें स्थान पर तथा सी जो है वो इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को रिपीट किया गया अर्थात ए बी सी और ए बी सी के रूप में पुनः लिखा गया तथा संख्या को 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया तो परिणाम क्या होगा, तो संख्या का मान क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकल करके आएगा, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या है ए बी सी और इस संख्या को रिपीट कर दिया गया है, मतलब कि इसको 2 बार लिख दिया गया है ए बी सी और फिर ए बी सी, ऐसे करके 6 अंकों की एक संख्या बना दी गई है। और इस संख्या को 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से इसको विभाजित करना है और विभाजित करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको पता भी होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है यक्स वाई, मान लीजिए कोई संख्या है यक्स, अगर आप इसको रिपीट कर देते हैं 2 बार, मतलब कि 2 बार आप यक्स यक्स लिख देंगे, 2 अंकों की संख्या बना देंगे, तो ये जो संख्या है ना वो 11 से विभाजित हो जाती है। किससे? 11 से ये विभाजित हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी, तो ये जो संख्या है वो 11 गुना यक्स के बराबर होगी। किसके? 11 गुना यक्स के बराबर होगी ये संख्या। ठीक वैसे ही अगर 2 अंकों की संख्या है कोई, मान लीजिए कि यक्स वाई, और अगर आप इसको रिपीट कर रहे हैं यक्स वाई और यक्स वाई करके इसे जो है वो 4 अंकों की संख्या बना रहे हैं, तो ये जो संख्या है ना वो 101 से विभाजित होगी और ये जो संख्या है वो जो है वो 101 गुना यक्स वाई हो जाती है। कितना? 101 गुना यक्स वाई हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर संख्या 3 अंकों की हो, यक्स वाई जेड हो अगर मान लीजिए, तो इसे 6 अंकों की आप संख्या बनाते हैं रिपीट करके, एक्स वाई जेड ऐसे करके बनाते हैं, तो ये जो संख्या है वो 1001 से विभाजित हो जाएगी और ये संख्या होगी क्या, तो ये संख्या जो है वो 1001 गुना यक्स वाई जेड हो जाती है। ठीक वैसे ही चाहे कितने भी अंकों की संख्या हो आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई 10 अंकों की संख्या है तो वो किससे विभाजित होगी, अगर निकालना है, वो रिपीटेशन हो रही है तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। 1 लिखिए और 1 लिखिए, संख्या कितनी है 10, तो इसमें से 1 घटाइए 9 हुआ और इसके बीच में जो है आप 9 जीरो लगा देंगे, ऐसे जो है वो संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। और क्वेश्चन यही कह रहा है हमसे कि जो 3 अंकों की संख्या है इसको रिपीट किया गया है ए बी सी करके, तो ये संख्या जो है वो किससे विभाजित होगी, तो ये जो संख्या है 1001 से विभाजित हो जाएगी। किससे? 1001 से ये विभाजित होगी और इससे ये संख्या क्या हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी 1001 गुना ए बी और सी हो जाएगी। और यही कह रहा है कि संख्या को 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक आप निकालिए 7, 11 और 13 का, तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1001। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन चीज़ है ये नहीं है। इसको गुणा करिए 7 से 11 से, ये हो गया 77 और 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1001। इससे भाग दे दीजिए 1001 से, ये इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया, तो आंसर जो है वो आ गया ए बी सी, अर्थात इनके लघुत्तम समापवर्तक से भाग देंगे संख्या में तो वो आ जाएगा ए बी सी और ए बी सी दिया है ऑप्शन ए में, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल जो है वो 64 है। तो कह रहा है कि 64 का ऐसे कौन से 2 गुणज हैं जिनका योगफल जो है वो न्यूनतम है, वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप इसके जोड़े बनाएं 64 के, जो कि सबसे न्यूनतम हो सकते हैं, उनका गुणनखंड करके तो बनाइए। तो मान लीजिए कि एक संख्या जो है वो 64 हो सकती है और दूसरी संख्या जो है वो 1 हो सकती है, तब जा करके ये 64 हो सकता है इसका गुणा करने के बाद।
एक संख्या ऐसी हो सकती है कि ये 32 हो सकता है, ये जो है वो 2 हो सकता है, तब जाकर के संख्या जो है वो 64 हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि जो तीसरी संख्या है वो 16 हो और ये जो है वो 4 हो, तब भी ये जो है वो 64 हो सकता है। चौथा निकालिए, तो वैसे ही इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। 8 में 8 का गुणा करेंगे तभी ये 64 हो जाएगा। ठीक वैसे ही फिर ये रिपीट होने लग जाएगी। ये 4 हो सकता है, ये 16 हो सकता है, ये जो है वो 2 हो सकता है, ये 32 हो सकता है और ये जो है वो 1 हो सकता है, ये 64 हो सकता है। तो अब देखिए इनमें से इसके अलावा जो है वो कोई ऐसी संख्याएं नहीं है जिनका जिनका जो है वो गुणा करने के बाद जो है वो 64 प्राप्त हो। तो अब देख लीजिए यहाँ से कि किसको जोड़ने के बाद सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, और जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो 8 और 8 है इसको जोड़ने के बाद 16 हो रहा है। ऊपर वाला अगर जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा, उससे नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इससे नीचे वाला जोड़ेंगे तो ये 34 हो जाएगा, इससे नीचे जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि 8 गुना 8 जो है वो इसी का सबसे कम योग है और 16 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या ये दी गई है जो कि 44 से विभाजित हो जाती है, तो कौन सा अंक जो है वो यक्ष को प्रतिस्थापित कर सकता है, अर्थात यक्ष का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो संख्या ये 44 से विभाजित है, किससे, 44 से विभाजित है। तो अगर कोई संख्या 44 से विभाजित है इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या जो है वो 11 से भी और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो 44 से विभाजित हो सकती है। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 4 से विभाजित है उसके लास्ट के जो 2 अंक हैं वो भी 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो सकती है। और 11 से विभाजित होने का क्या मतलब होता है कि 11 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो उसके सम संख्याओं के, उसके सम स्थानों के अंकों का योग जो है वो विषम स्थानों के अंकों का योग के अंतर जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो सकती है। तो चलिए इसी को हम लोग इस पर सेटिस्फाई करवाते हैं कि कौन सा इस पर सेटिस्फाई हो जाता है और कौन सा यक्स का मान निकल करके आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो संख्या क्या दी गई है, तो संख्या दिया है इसने 24, 7, यक्स और 8, ये जो है वो संख्या दी गई है। इसको हम लोग चेक करते हैं कि 11 से विभाजिता के लिए यक्स के मान जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो लगाइए 11 के विभाजिता का नियम, तो यहाँ से जोड़िए इसको 7, 2 और 7 और 8 को जोड़िए आपस में, तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 8 17 हो गया। कितना हो गया, 17 हो गया। उसके बाद 4 को और यक्स को जोड़िए तो ये हो गया 4 प्लस यक्स, और 17 में से 4 प्लस यक्स जो है वो घटा दीजिए और इसका मान या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मान लीजिए एक बार के लिए कि इसका जो मान है वो 11 है। क्या है, 11 है। तो सॉल्व करिए, यक्स माइनस 4 माइनस यक्स बराबर में 11। यक्स को इधर लेकर के जाइए, 11 जो है वो इसको इधर लेकर के आएंगे, तो 11 लेकर के इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, अर्थात यक्स का मान क्या आ गया, 2 जो है वो यक्स का मान हो सकता है। लेकिन हमें यह भी कैलकुलेट करना है कि क्या यह संख्या जो है वो 4 से भी विभाजित हो जाएगी अगर यक्स का मान 2 रखें तो चेक कर लीजिए। तो यक्स का मान अगर आप 2 रखते हैं तो इकाई का अंक जो है वो 8 है, इसको 4 से भाग दे करके देखिए कट जाएगी, तो ये जो है वो बिल्कुल कट जा रही है, अर्थात यक्स का मान जो 2 है वो बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन जो बी है इसमें 2 दिया है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। कौन सी संख्या जो है वो कि 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी वो हमें ज्ञात करना है। तो जो भी संख्या 12 से जब पूरी तरह से विभाजित हो सकती है वो संख्या जो है ना पूरी तरह से 3 से भी और 4 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो 12 से विभाजित हो सकती है। और अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है इसका मतलब क्या हुआ कि उस संख्या के सभी अंकों का जो योग है वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। ये होता है 3 से विभाजिता का नियम। उसके अलावा 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, तो जो भी संख्या 4 से विभाजित होगी उसके लास्ट के जो 2 अंक होते हैं
वो भी 4 से विभाजित होने चाहिए, तभी वो संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो सकती है। तो इसी के आधार पर हम लोग चेक करेंगे ऑप्शंस को कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है 14 7 4 इसको आप चेक करिए 4 से, क्या ये 4 से विभाजित हो सकती है? तो 4 से विभाजित होने के लिए 44 4 से कट जाना चाहिए, कट जा रहा है, मतलब कि ये संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। 3 से चेक करिए क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो सकती है? तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसको जोड़िए, तो 1 4 5 5 और 7 12 12 और 4 16 16 और 4 20 20 क्या 3 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन बी है इसको चेक करिए। तो ऑप्शन बी में दिया है 28 85 6 क्या ये 4 से विभाजित हो सकता है? क्या ये 3 से विभाजित हो सकता है? 4 से विभाजित हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 56 है, 4 से कट जाएगा। 3 से चेक करिए, तो 8 और 2 10 10 8 18 18 2 20 3 23 23 और 6 क्या हुआ? ये हो गया 29। क्या 29 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, मतलब कि ये जो बी है ये भी सही नहीं हो सकता है। वैसे सी को चेक करेंगे तो सी में क्या दिया है? 43 976 इसको चेक करिए, क्या ये 3 से कट सकती है? क्या 4 से कट सकती है? 3 से चेक करिए, तो 4 और 3 7 7 और 9 16 16 और 4 20 और 3 23 23 और 6 ये हो गया 29। क्या 29 3 से कट सकता है? नहीं कटेगा, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है, ऐसे भी टिक लगा सकते हैं कि यही सही होगा, लेकिन इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इसको चेक करिए, तो ऑप्शन डी में क्या दिया है? 57 228 क्या ये 3 से कटेगा? 4 से कटेगा? चेक करिए, 4 से कट जाएगा, 28 है, मतलब कि 4 से ये कट जाएगा। 3 से चेक करिए, तो 5 और 7 12 12 2 14 14 और 2 16 14 2 16 16 4 20 20 और 4 24 24 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो 12 से भी कट जाएगी, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, अर्थात 80 और 90 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है? इन ऑप्शनों में से वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको छांटेंगे। तो सबसे पहले तो ऑप्शन ए में दिया है 81 और 83। तो आपको तो पता है कि जो 81 है ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं है, इसलिए ये तो ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। 83 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 81 नहीं हो सकता, इसलिए ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी में देखिए, इसमें भी 81 दिया है, मतलब कि ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए, इसमें दिया है 83। तो 83 तो एक अभाज्य संख्या है जो कि 80 और 90 के बीच में है। उसके बाद 87 दिया हुआ है। तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि दोनों संख्याओं को, जितनी भी संख्याएं हैं, इनका योग जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो वो 3 से विभाजित संख्या हो जाती है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये 8 है और 7 है, तो 8 और 7 15 हो जाएगा, 15 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब कि ये संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी, इसलिए ये भी संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी नहीं हो सकता। और उसके बाद जो ऑप्शन बचा हुआ है उसे आप बिना चेक किए हुए भी इसको सही कर सकते हैं, और इस तरीके से जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। तो इन 6 संख्याओं का योग निकालें, अर्थात इन 6 संख्याओं का योग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या है जो कि एक विषम संख्या है, और वो संख्या मैंने मान लिया कि वो संख्या जो है वो यक्स है, और कह रहा है कि 6 लगातार विषम संख्याएं हैं। कितनी लगातार हैं? तो मान लीजिए कि अगर एक संख्या यक्स है जो कि विषम है, तो इसके अगली संख्या कौन सी होगी जो कि विषम होगी? तो वो संख्या हो जाएगी यक्स प्लस 2। क्या होगी? यक्स प्लस 2 हो जाएगी। उसके बाद इसके अगली संख्या क्या होगी जो विषम होगी? तो वो हो जाएगी यक्स प्लस 4। इसमें 2 जोड़िए, यहाँ पर 2 जोड़ा मैंने, फिर यहाँ पर 2 जोड़िए, वैसे ही आगे आप जोड़ते जाइए। तीसरी हो गई। चौथी क्या होगी संख्या? तो चौथी हो जाएगी यक्स प्लस 6 हो जाएगी। पांचवी क्या होगी? तो ये हो जाएगी यक्स प्लस 8 हो जाएगी। छठी क्या हो जाएगी? तो छठी हो जाएगी यक्स प्लस 10 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी संख्याओं का जो योग है ना, जिन संख्याओं का जो योग है वो बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये है यक्स प्लस 10। इसका 2 गुना करिए,
और इससे जो है वो 38 अधिक है, तो इसमें 38 जो है वो जोड़ दीजिए, और ये कह रहा है कि सभी संख्याओं के योग के बराबर है। तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए यहाँ से। तो यक्स कितने हैं, तो यहाँ से यक्स जो है वो 6 यक्स, कितने हैं 6 हैं, तो ये हो जाएगा 6 यक्स, प्लस जोड़िए ये 2 और 6, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, मतलब कि 6 यक्स प्लस 30 जो है वो इतने के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लेंगे। निकालिए यहाँ से यक्स का मान, तो ये हो जाएगा 6 यक्स प्लस 30 बराबर में इधर गुणा करिए तो हो जाएगा 2 यक्स प्लस 20 प्लस 38, कितना हो गया 38 हो गया। यहाँ से 2 यक्स को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 4 यक्स, इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा 28। यक्स का मान निकल करके कितना आ गया, तो यक्स का मान आ गया 7, यक्स का मान आ गया 7। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी 6 संख्याओं का योग क्या होगा वो हमें बताना है। तो सभी 6 संख्याओं का योग जो है वो इतना है, तो यहाँ पर यक्स का मान रख लीजिए, तो 6 गुना 7 प्लस 30, 7 42 प्लस 30 मतलब कि 72 हो गया। और जो ऑप्शन सी है यहाँ पर 72 दिया हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी पूर्णांक को जोड़ करके देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 2 है, इसमें आप 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 4, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अर्थात 2 पूर्णांकों को जोड़ने के बाद जो है वो पूर्ण संख्या जो है वो प्राप्त होती है। उसके बाद जो ऑप्शन बी है इसको देखिए, ये कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का जो अंतर है हमेशा पूर्णांक होता है, तो ये भी सही है। आप घटा करके भी देख लीजिए, 4 - 2 करिए, ये 2 हो गया, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक प्राप्त हुआ, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन सी है इसको आप चेक करिए, ये कह रहा है कि जो -14 है वो इससे बड़ा है। इसको सॉल्व करिए आप, तो ये है -8 माइनस का 7 है। तो इसको जब कोष्टक जो छोटा कोष्टक है इसको जब आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 प्लस का 7, अर्थात ये हो जाएगा -1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस का जो 14 है ये -1 से बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस जो 14 है वो -1 से छोटा है, इसलिए ये भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद जो ऑप्शन डी है इसको चेक करिए, तो जो ऑप्शन डी है इसमें दिया है कि -5 - 2 अर्थात कि माइनस का 7 जो है वो माइनस के 8 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से जो आपका जो आंसर डी है, जो ऑप्शन डी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो कि 17 से विभाजित हैं लेकिन 4 से नहीं। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से लेकर के 160 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। इसको कैसे निकालेंगे कि 17 से कौन सी संख्या कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए कि 160 में आप 17 से भाग दीजिए, भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जो है 17 निमा 153 मतलब कि 9 बार जाएगा। अर्थात 160 तक 17 से विभाजित होने वाली कुल 9 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 9 संख्याएं हैं। ठीक वैसे ही ज्ञात करेंगे कि 15 तक 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 0 बार जा रहा है, अर्थात मतलब कि 15 तक 17 से विभाजित होने वाली एक भी संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 से लेकर के 160 तक, 15 से लेकर के 160 के बीच में 17 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं वो कुल 9 हैं। कितनी हैं? 9 हैं। और कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 4 से विभाजित नहीं होंगी लेकिन 17 से विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो कि 17 गुना 4 से विभाजित होंगी। तो ऐसा निकाल लीजिए आप, तो 17 चौका ये हुआ 68, मतलब कि 68 के जितने भी मल्टीपल होंगे 160 तक, वो सारे के सारे जो हैं वो 4 से विभाजित हो जाएंगे और 17 से विभाजित हो जाएंगे। तो इन सारी संख्याओं को हम लोगों को घटा देना होगा। तो ज्ञात करिए 160 के बीच में 17 जो है वो 68 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ से भाग करिए आप, तो 6 दूना के 12 6 3 18, मतलब कि 2 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 68 से विभाजित हो जाएंगी 160 तक में। तो यहाँ से हम लोगों ने ज्ञात किया था कि 17 से विभाजित होने वाली कितनी है? 9 हैं। 68 से विभाजित होने वाली कितनी है? 2 हैं।
तो 9 में से 2 घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा 7। अर्थात 7 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 से विभाजित होंगी लेकिन 4 से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस कुछ पुरुषों तथा उसकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों और महिलाओं की संख्याएं बराबर हैं, तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे? दिल्ली से कुल कितने लोग बस में चढ़े थे वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देख लीजिए। तो मान लीजिए कि जब दिल्ली से बस चली थी तो उसमें पुरुषों की संख्या जो है वो थी 2x। कितनी थी? 2x थी। मैंने मान लिया अपनी मर्जी से 2x, आप जो चाहे वो मान सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर पुरुषों की संख्या जो है वो 2x है तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो महिलाओं की संख्या जो है वो x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जितने पुरुष हैं उसके आधी महिलाएं हैं, तो अगर पुरुष 2x हैं तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? x हो जाएंगे। और कह रहा है कि जब बस मेरठ में पहुंची तो क्या हुआ कि इसमें से 10 आदमी उतर गए। कितने? 10 जो आदमी थे वो उतर गए। तो अब आदमियों की संख्या कितनी बची? तो ये बच गई 2x माइनस 10। और कह रहा है कि महिलाएं जो है वो 5 इसमें और चढ़ गई मेरठ में। कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं। तो इसको जोड़ देंगे, x प्लस 5 हो गया। और कह रहा है कि ये प्रक्रिया होने के बाद, मतलब कि 10 पुरुषों के उतरने के बाद और 5 महिलाओं के चढ़ने के बाद अब महिला और पुरुषों की जो संख्या है वो आपस में बराबर हो गई। तो यहाँ से आप इसको बराबर कर दीजिए और सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करिए, 2x है, इधर इधर x है तो ये हो जाएगा x। ये 15, ये 5 है, ये 10 है तो ये हो जाएगा 15। अर्थात x का मान निकल करके आ गया 15। मतलब कि जब दिल्ली से बस चली थी तो यहाँ पर कितने आदमी चढ़े थे? तो 15 दूना के 30 आदमी चढ़े थे। महिलाएं कितनी चढ़ी थी? तो महिलाएं यहाँ पर 15 चढ़ी थी। तो कुल कितने लोग चढ़े थे? तो कुल लोग चढ़े थे 30 प्लस 15 बराबर में 45 लोग चढ़े थे। और 45 लोग ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में कितने संतरे बांटे गए थे वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या जो है वो 40 है। कितनी है? 40 है। और सबको बराबर बराबर संतरे बांटे गए हैं। तो मान लिया मैंने कि सबको जो है वो x संतरे मिले हैं। और अगर 40 बच्चे हैं, सबको x संतरे मिले हैं, तो कुल कितने संतरे बांटे गए होंगे? तो कुल संतरे जो हैं वो 40x बांटे गए होंगे। 40 गुना x कर दिया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बच्चों की संख्या जो है ना वो 20 अधिक होती, अर्थात बच्चों की संख्या 60 हो जाए, तब क्या होगा कि जो संतरे मिले थे, जो संतरे सभी बच्चों को मिले थे x, इसमें से जो है वो 5 संतरे प्रत्येक बच्चे को कम मिलते हैं। मतलब कि अब जो है वो x माइनस 5 संतरे प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे। तो अगर बच्चे 60 हैं और प्रत्येक बच्चे को x माइनस 5 संतरे मिल रहा है तो कुल कितने संतरे बांटे गए? तो कुल संतरे बांटे गए 60 गुणते x माइनस 5। कितना? x माइनस 5 बांटे गए। और क्वेश्चन जो है वो एक ही संतरे की बात कर रहा है। एक ही संतरे के लिए 2 कंडीशन दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 40x और 60 गुणे x माइनस 5 जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आप बराबर कर लीजिए, 40x बराबर 60 गुणते x माइनस 5। और यहाँ से सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। 0 से 0 कटा, 2 से ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये हो गया 2x और 3 का इधर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 15। x का मान क्या आ गया? x का मान 15 निकल करके आ गया। और पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने संतरे बांटे गए थे? तो प्रारंभ में कुल बांटे गए थे 40x। तो x का मान रखिए यहाँ पर, तो 40 गुना 15, 15 चौके 60, मतलब कि 600 संतरे बांटे गए थे। और ऑप्शन सी में दिया है 600, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 729 की पावर 149 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है।
तो 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए क्या होता है कि किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक में इकाई का अंक जो है वो 9 हो और उसकी घात अगर सम होती है, अगर उसकी घात सम होती है तो इसका इकाई का अंक जो होता है ना, उसका इकाई का अंक जो होता है वो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। लेकिन अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात जो है वो विषम संख्या हो, अगर उसकी घात विषम संख्या हो तो इसका इकाई का अंक जो है वो 9 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि इकाई का अंक जो है वो इसका 9 है और इसकी घात पर जो है वो 149 है, जो कि एक विषम संख्या है। और अगर विषम संख्या है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये तो 9 के लिए दिया था, अगर इसके अलग दे दे, 9 से कुछ अलग दे दे, इसके अलावा कुछ और दे दे संख्या, तो आप उसके बाद कैसे ज्ञात करेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होने वाला है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो एक बात आप समझिए कि कोई भी संख्या है, चाहे इकाई का अंक कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कुछ भी हो, उसका जो घात है वो कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। ठीक, क्या होता है ना कि जो संख्याएं होती हैं, जो इकाई का अंक होता है, ये 4 बार तो बदलता है। कितनी बार? 4 बार तो बदलता है, लेकिन 5वीं बार से फिर ये रिपीट होने लग जाता है। इसी को 4 साइकिल कहा जाता है कि इकाई का अंक जो है वो 4 साइकिल के बाद बदलने लग जाता है। कैसे? इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 है, इसका घात मैंने 1 किया, तो इसका इकाई का अंक क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। अगर 2 की घात 2 करते हैं तो इसका क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर 2 की घात 3 करते हैं तो ये क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अगर 2 की घात 4 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये मिल जाएगा 16, मतलब कि इकाई का अंक जो है वो 6 मिलेगा। अगर 2 की घात 5 करते हैं तो ये कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 32, और ये जो है वो इकाई का अंक 2 मिलेगा। अगर 6 करते हैं 2 की घात तो ये कितना हो जाएगा? 64 होगा, और इकाई का अंक 4 मिलेगा। तो आप क्या यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहले मिला 2, 4, 8 और 6, उसके बाद फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये संख्याएं जो है वो रिपीट हो रही हैं बार बार। यहाँ पर 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर ये 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर ये 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, ऐसे जो है वो संख्याएं रिपीट होती हैं। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से चार अंक में अगर आ जाते हैं तो हमें निकालना जो है वो इकाई का अंक निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। कैसे? तो इसी को आप एक बार सॉल्व करके देखिए इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है 729, इसकी घात दे रखा है 149 की। तो मैं दाई अंकों से, दाई और सैकड़े से कोई लेना देना नहीं है, इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक क्या है? 9 है। इसका घात कितना है? 149 है। इसको ये 4 की साइकिल पर अगर सेम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 149 में हम लोग 4 से भाग दें और जो शेषफल बच करके आएगा उसका भी अगर हम लोग इकाई का मान निकालते हैं तो सेम जो है वो इसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, कितना शेषफल आएगा? तो 4 तिहाई 12, 2 बचा, ये कितना हुआ? 29, 4 सत्ते 28, 1 बचा। मतलब कि अगर 9 की घात 1 का हम लोग अगर इकाई का अंक निकालते हैं तो ये जो है वो इसके इकाई के अंक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकालिए, तो 9 की घात 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अर्थात इकाई का अंक जो है वो 9 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। बाकी बड़े बड़े सारे नियम होते हैं हर एक संख्याओं के लिए, 2 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 6 के लिए अलग। तो आप याद करेंगे, फिर बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिला नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलता। कुल कितने नोटबुक बांटे गए थे? कुल नोटबुक कितने बांटे गए थे वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि स्टूडेंटों की जो संख्या है, जो छात्र में कक्षा में छात्रों की संख्या है वो 8x है। कितनी है? 8x है। अच्छा, मैंने 8x क्यों माना इसको? क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन में 1/8 दिया है और 8x का अगर 1/8 मुझे निकालना पड़े तो बड़े ही आसानी से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इसको 8x मान लिया। आप जो चाहें वो मान सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को जितनी नोटबुक मिली है
उन नोटबुकों की संख्या जो है वो बच्चों की संख्या का 1/8 है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली है, तो ये मिली है बच्चों की संख्या का 1/8। तो 8x का 1/8 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा x। कितना हो जाएगा? 1x। अर्थात प्रत्येक बच्चे को x नोटबुक मिली है। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती, मतलब कि अगर बच्चों की संख्या जो है वो 8x से ये 4x अगर हो जाती, 4x हो जाती, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते। कितने? 16 नोटबुक मिलते। ऐसा जो है वो क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर बच्चे 8x होते और प्रत्येक बच्चे को x नोटबुक मिलती, तो कुल कितनी नोटबुक बांटी जाएगी, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई है? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 8x गुना x बराबर में 8x² नोटबुक बांटी गई थी। वैसे ही अगर बच्चे 4x हों और प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक बांटी गई है, तो कुल कितनी नोटबुक यहाँ से बांटी गई है? तो यहाँ से 16 चौका 64x जो है वो नोटबुक बांटी गई है। और जो क्वेश्चन है वो दोनों शर्तें जो है वो समान नोटबुक के लिए दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग दोनों को बराबर कर लेंगे और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान निकल जाएगा। यहाँ से x से x को काटिए, 8 को इधर लेकर के जाएंगे तो ये कट जाएगा, 8×8 64, मतलब कि x का मान कितना निकल करके आ गया? 8। और ये पूछ रहा है कि नोटबुकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला था कि जो नोटबुकों की संख्या है वो कितनी है? 8x² है। x का मान रखिए यहाँ पर, तो 8 गुणते 8 गुणते 8, 8×8 64 512, और 512 दिया है ऑप्शन डी में, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो 1200 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें क्या गुणा किया जाना चाहिए वो हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि इस 1200 का आप गुणनखंड करिए ताकि पता चले कि किस संख्या की कमी है। तो यहाँ से एक पहले काम करेंगे कि पहले से इसमें से 100 निकाल लेंगे, और हमें पता है कि जो 100 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक, उसके बाद बचा 12 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, 4 और 3। तो यहाँ से मुझे ये भी पता है कि जो 4 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पर बच रहा है 3, और इसका मैं वर्गमूल नहीं निकाल सकता, और इसका निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं कम से कम यहाँ से 3 से गुणा करूँगा तब जाकर के इसका वर्गमूल 3 हो पाएगा, और पूरी तरह से मैं वर्गमूल निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या, कौन सी संख्या से गुणा करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मुझे 3 से गुणा करना पड़ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन बी में दिया है 3, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की कोई सबसे छोटी संख्या है जो कि 11 से विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 1 पे आप 3 जीरो लगा दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी हो और 11 से विभाजित भी हो। तो अब भाग दीजिए 1000 में आप भाग दीजिए 11 से, कितनी बार जाएगा? ये होगा 11 निमा 99, 11 नमा 99 हुआ ये। फिर 1 बचा 10, 11 एकम 11, कितना बचा? शेषफल जो है वो 10 बचा। अर्थात अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ दें, तो ये जो संख्या है वो पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें एक आप जोड़ दीजिए, तो ये जो संख्या हो गई 001। क्या हो गई? 001। अर्थात 11 से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो निकल करके आ गई 1001। ठीक वैसे ही निकाल लेंगे हम लोग 13 से भी विभाजित होने वाली। तो 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 1000 में हम लोग 13 से भाग देंगे पहले तो, और जो शेषफल आएगा उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो भाग दीजिए, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हुआ, कितना बचा? 9, 90 हुआ, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सत्ते 91।
13 सत्ते 91, अर्थात अगर इसमें एक जोड़ दें हम लोग तो ये 91 हो जाएगा और ये 13 से पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगा। अर्थात 13 से भी हम लोगों को ऐसी संख्या प्राप्त हो गई 001, ये एक ऐसी संख्या होगी जो कि 13 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है, इनके अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करिए। तो इनके अंकों का योग कितना होगा, तो इनके अंकों का योग हो गया 2 और इसके भी अंकों का योग हो गया 2। इनका गुणा करिए, 2 गुना 2 बराबर में ये कितना हुआ 4, और 4 दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 28 है और इनका अंतर जो है वो 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि जो पहली संख्या है वो x है और जो दूसरी संख्या है वो y है, मैंने मान लिया। और क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का अर्थात दोनों संख्याओं का योग जो है वो 28 है। कितना है, 28 है। और इनका अंतर अर्थात x माइनस y का जो मान है वो 12 है। और यहाँ से इसको सॉल्व करके मान निकाल लीजिए x y और y का, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। x का मान निकालिए, x का मान कितना हो गया, तो x का मान यहाँ से 20 निकल करके आ गया। कितना, 20। जो इक्वेशन 1 है इसमें x का मान रखिए, तो x का मान अगर आप 20 रखेंगे, x का मान 20 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान जो है वो 8 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये पूछ रहा है कि x और y का मान क्या होगा, तो गुणा कर दीजिए, 8 गुना 20 बराबर में 160, और ऑप्शन सी में दिया है 160, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। उसके बाद परिणाम का वर्गमूल क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहली संख्या क्या दिया है, 256, कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16। 16 का वर्ग क्या होता है, 256, मतलब कि इसका वर्गमूल हो जाएगा 16। उसके बाद दूसरी संख्या दिया है 16, कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। उसके बाद कह रहा है कि इनके वर्गमूलों को आपस में गुणा करिए, गुणा करेंगे आप तो क्या मिलेगा, 16 चौका 64 मिला। फिर कह रहा है कि जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसका वर्गमूल आप निकालिए, तो यहाँ से इसका वर्गमूल निकालिए, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा, 8 होगा। और 8 दिया है ऑप्शन सी में, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।